हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस। क्लास 8th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। हम यहाँ पर मैटर के नेचर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो कैसे नेचर के पर्टिकुलेट नेचर यानी कि वो जो पार्टिकल से मिलकर के मैटर बना हुआ है, उन पार्टिकल की भी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो मैटर है, मैटर किसे कहा जाएगा? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि जो भी चीज जगह घेरती है एंड हैव मास, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसे ही मैटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो मैटर से रिलेटेड काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की थी अपने लास्ट लेक्चर में। जैसे कि ये चौक वाला एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी बोल लीजिए, चौक वाली एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी कि चौक के छोटे छोटे टुकड़े उन्हें ग्राइंड कर लिया था। फिर हमने देखा था कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको और ग्राइंड करके हमने देखा कि लास्ट में फाइन पाउडर जो हमें मिला वो क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। और उन पार्टिकल से मिल करके ही मैटर बना हुआ है। ठीक है, इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? इन पार्टिकल को कहा जाता है बच्चों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, क्या कहा जाता है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहा जाता है, और इनसे ही मिलकर के कोई भी मैटर बनता है। नेक्स्ट एक्टिविटी की हम बात कर रहे थे अपने लास्ट लेक्चर में, जिसमें हमने क्या किया था? हमने एक टम्बलर लिया, ग्लास टम्बलर में वाटर फिल किया। वाटर के साथ हमने इसमें क्या कर लिया? 2 चम्मच चीनी डाल दी। उसको भी स्टिर नहीं किया, उसको अच्छे से हिलाया नहीं है, केवल 2 चम्मच चीनी हमने डाल दी है। अब हमने क्या किया? उस पानी को ऊपर से टेस्ट किया, तो हमें वो पानी जैसा पानी होता है नॉर्मली वैसा ही लगा। ठीक है, लेकिन जब हमने उसे चम्मच से स्टिर कर लिया, अच्छे से घोल लिया, तो हमें क्या पता चलता है? जब हम उसे टेस्ट करते हैं तो हमें पानी जो है वो स्वीट लगता है, यानी कि मीठा लगता है। पहले नहीं लग रहा था क्योंकि पहले हमने उसे घोला नहीं था, डिजोल्व नहीं करा था। अब हमने उसे डिजोल्व कर लिया है, इसीलिए पानी मीठा लग रहा है। तो डिजोल्व करने से ऐसा क्या हुआ कि पानी मीठा लगा? डिसॉल्व करने से क्या हुआ? वो जो शुगर है, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे क्यूब्स होते हैं ना शुगर के, वो छोटे छोटे क्यूब्स किससे मिलकर के बने हुए हैं? मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर के बने हुए होते हैं। वो पार्टिकल जब हम स्टिर करते हैं तो वो पार्टिकल पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं पानी में। ठीक है, इस वजह से स्टिर करने के बाद वो स्वीट हमें लगता है वाटर, और स्टिर करने से पहले वो एक जगह में जमा हो जाते हैं तो वो हमें वाटर जो है स्वीट नहीं लगता। क्लियर है? चलिए, एक्टिविटी 7.1 और 7.2 यानी कि जो दोनों एक्टिविटीज हमने देखी हैं, ये क्या करती हैं? सपोर्ट द आइडिया दैट मैटर इज कंपोज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। ये इस आइडिया को सपोर्ट करती हैं कि मैटर जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। तो कोई भी मैटर, ये कहता क्या है कि कोई भी मैटर जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? वो बना हुआ है स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के। स्मॉल यानी कि बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं ये पार्टिकल, जिनको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, इतने स्मॉल पार्टिकल। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स, या कहीं पर आपको टाइनी पार्टिकल्स भी लिखा हुआ मिलेगा तो ठीक है। चलिए, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी, द टाइनी शुगर पार्टिकल सेपरेट एंड ऑक्यूपाई द अवेलेबल स्पेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल। दीज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नोन एज इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, अब हुआ क्या? हुआ क्या? अब ये जो वाटर है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे मान लो हमने कहा ये क्या है हमारे पास? एक बीकर भर करके क्या है? वाटर है। अगर हम इसको ध्यान से देखें यानी कि अगर हम पार्टिकल के अरेंजमेंट को देखें, तो वाटर के जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, यानी कि इन पार्टिकल के बीच में काफी सारा स्पेस को हमें देखने को मिलता है। काफी सारा तो नहीं, लेकिन इनके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? स्पेस देखने को मिलता है। ठीक है, इस पार्टिकल के बीच में स्पेस है। तो जब हम चीनी को डिसॉल्व करते हैं तो चीनी अपने छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक डाउन होती है और घुल जाती है, तो गायब हो जाती है ना पूरी। तो वो एक्चुअल में चीनी गायब थोड़ी ना होती है। चीनी के पार्टिकल जो है वो इन स्पेस में जा करके बैठ जाते हैं। ये जो खाली जगह है ना, इस खाली जगह को चीनी के पार्टिकल ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो इस खाली जगह को क्या कहा जा रहा है? इसे कहा जा रहा है इंटर पार्टिकल
स्पेस। क्या कहा जा रहा है इस खाली जगह को? इंटर पार्टिकल स्पेस कहा जा रहा है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि चीनी डाली हमने वाटर में, और जब हम उसे डिसॉल्व कर रहे हैं, घोल रहे हैं किसी चम्मच की मदद से, फिर थोड़ा ही देर में चीनी पूरी गायब हमें दिख जाती है, यह कि गायब हो गई है। तो वो क्या एक्चुअल में गायब हो गई है? नहीं, गायब नहीं होती है। वो चीनी जो है छोटे छोटे मिलियंस ऑफ मिलियन पार्टिकल में ब्रेक डाउन होकर के पानी में घुल जाती है। तो पानी में घुलने का मतलब क्या है? पानी में घुलने का मतलब ये है कि पानी के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में होता है स्पेस। उस स्पेस में वो जो चीनी के जो छोटे छोटे मिलियंस पार्टिकल्स है ना, वो सारे पार्टिकल इन स्पेस के बीच में जाकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, इन स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। क्लियर है कि वो जो चीनी के पार्टिकल है वो इन स्पेस को जाकर के इस स्पेस को, वाटर का ये जो स्पेस है, इसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमने जो है वाटर लिया, वाटर को हमने लेवल कर लिया, यानी कि उसको मेजर कर लिया कि वाटर कितना है। ठीक है, मान लीजिए वाटर हमने मेजर किया, वाटर है इतना, इतना वाटर हमने डाला है इस बीकर में, जितना हमने ये लाइन बनाई है। ठीक है, इतना वाटर हमने मेजर कर लिया। अब इसमें हमने 2 चम्मच चीनी डाल दी। अब होना क्या चाहिए था? एक्सपेक्टेशन क्या थी कि 2 चम्मच चीनी डालने के बाद वाटर का जो लेवल है वो बढ़ना चाहिए, है ना। वाटर में हम कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो वाटर जो है वो बढ़ेगा, बढ़ना चाहिए था ना। जितना ये है थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए था, इसको होना चाहिए था इंक्रीज। लेकिन क्या होता है, जब हम चीनी 2 चम्मच चीनी डालने के बाद इसको स्टिर करने के बाद मेजर करते हैं दोबारा से, तो हम क्या देखते हैं? वाटर का जो लेवल पहले था वो लेवल अभी भी है। वाटर के लेवल में कोई इंक्रीमेंट नहीं आया है, यानी कि वाटर का लेवल बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुआ है, बढ़ा नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसा क्यों है? जब हम इसमें कुछ चीज डाल रहे हैं तो इसको बढ़ना चाहिए, लेकिन ये इंक्रीज नहीं होता है इसका लेवल। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस है। जब हम इसमें नमक या चीनी डालते हैं तो वो नमक और चीनी कहाँ चली जाती है? इन स्पेस के बीच में जाकर के बैठ जाती है, जिस वजह से वाटर के जितना हमने लेवल पहले मेजर किया था वो लेवल अभी भी मेंटेन रहता है, उसमें कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आता। क्या इंक्रीमेंट कभी नहीं आएगा कि हम कितनी भी चीनी डालते रहें, हमेशा वाटर की जो स्पेस है उसमें जाकर के चीनी जाती रहेगी? क्या क्या ऐसा होगा? तो ऐसा हमेशा तो नहीं होगा ना। अगर हम इसमें 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, फिर हम 2 चम्मच और डाल रहे हैं, फिर हम 2 चम्मच और डाल रहे हैं, तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का भी जो स्पेस जो है वो लिमिटेड है। इतने पार्टिकल है तो इनके बीच में इतना स्पेस है, तो इनके बीच में केवल कम ही पार्टिकल आ सकते हैं इस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए। इससे ज्यादा अगर पार्टिकल्स आते हैं तो चीनी जो है वो घुलेगी ही नहीं पानी में। क्या होगा? घुलेगी नहीं। सॉल्यूशन कैसे बन जाएगा? सैचुरेटेड बन जाएगा, और चीनी जो है वो फर्दर डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज ये समझ में आ गई कि वाटर, मान लीजिए हमने किसी बीकर में या ग्लास में, किसी टम्बलर में वाटर लिया, उसको लेवल कर लिया, मेजर कर लिया कि कितना वाटर है, उसमें हमने 2 चम्मच चीनी या नमक डाल दिया, फिर उसको हमने स्टिर किया तो हमने देखा कि लेवल जो है वाटर का वो उतना ही है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि वाटर के पार्टिकल के बीच में होता है स्पेस, जिसे कहा जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस। पार्टिकल के बीच में स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस कहा जाएगा, या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस भी कहा जाता है। ठीक है, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। खैर, तो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। इस इंटर पार्टिकल स्पेस में जो शुगर या सॉल्ट हमने डाला है वो उसके पार्टिकल चले जाते हैं, इन स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिस वजह से इसका लेवल इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, ये जितना पहले था उतना ही रहेगा। दूसरी चीज ये है, क्या कभी लेवल इंक्रीज नहीं होगा? तो ऐसा नहीं है। अगर हम ज्यादा शुगर डालते हैं तो लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि शुगर पार्टिकल अगर हम ज्यादा डालते रहेंगे, स्पेस तो इतना ही है ना, मान लीजिए इतना स्पेस है, इस स्पेस में शुगर पार्टिकल चले जाएंगे, उसके बाद जो और शुगर पार्टिकल है उनके लिए स्पेस नहीं है, फिर जो है वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वाटर का लेवल कभी इंक्रीज नहीं होगा, नहीं, जब तक वो सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड नहीं हुआ है, तब तक इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन जब वो सैचुरेटेड हो जाएगा, अपने सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा, उसके बाद जो है लेवल इंक्रीज होगा। अब सैचुरेशन क्या है? सैचुरेशन का मतलब है कि जब कोई सॉल्वेंट कुछ मात्रा में सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं और उतनी मात्रा हमने उसमें डाल दी है। मान लीजिए हमने कहा इस बीकर में वाटर है और इस वाटर की कैपेसिटी है केवल 3 चम्मच नमक घोलने की,
तो जब हम इसमें 3 चम्मच नमक डाल देंगे तो 3 चम्मच नमक डालने की ही कैपेसिटी इसकी है, 3 चम्मच नमक ही केवल ये घोल सकता है। जब हम 3 चम्मच नमक डाल देंगे तो ये बन जाएगा एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम उसमें और नमक डालेंगे तो वो नमक नहीं घुलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए 3 चम्मच नमक घोलने की इसकी कैपेसिटी है, हम इसमें केवल 2 ही चम्मच नमक डाल रहे हैं। 2 चम्मच डाल दिए, अभी 1 चम्मच और आ सकता है, तो अभी ये सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड। जब हम तीसरा चम्मच भी डाल देंगे, अब इसके बाद और कोई नमक का पार्टिकल इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, उस पॉइंट पर इसे क्या कहा जाएगा कि ये कैसा बन चुका है, सैचुरेटेड। यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट के पार्टिकल हम ऐड नहीं कर सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते, उस समय उस सॉल्यूशन को कहा जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, काफी इजी ये था, एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक चीज यहाँ पर है, चॉक एंड शुगर कैन बोथ बी ब्रोकन डाउन इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। यानी कि चॉक को और शुगर को, दोनों को हम उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में ब्रोक कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। बट हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म द सॉलिड पीसेस। अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि चॉक है, मान लो ये चॉक है, ठीक है, तो ये बनी हुई है इन पार्टिकल से मिलकर के, है ना, ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। लेकिन ऐसा क्या है इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में जो ये आपस में मिले और मिल करके इन्होंने ये चौक बनाई या ये मैटर बनाया, है ना, या शुगर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में ऐसा क्या है कि वो मिल करके क्या बना रहे हैं, कोई भी मैटर बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म द सॉलिड पीसेस विद वी सी, कि कैसे ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है ये एक दूसरे के साथ हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, या हम जो भी कहें, जैसे हम इस मार्कर की बात करते हैं, तो इस मार्कर, ये मार्कर भी क्या है, छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर के बना है। अगर हम इसको पीसेस में ब्रेक करते हैं तो इसके भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे जिससे मिलकर के ये बना हुआ होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये भी एक मैटर है। लेकिन वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कैसे एक साथ आए, कैसे हेल्ड टुगेदर हुए, क्या बनाने के लिए, इस मार्कर को बनाने के लिए। उनके बीच में ऐसा क्या है, तो उनके बीच में होती है बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। ये पार्टिकल्स जो हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं और ये मैटर को बनाते हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग हो सकता है कि किसी के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो और किसी के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, है ना, ऐसा हो सकता है। जैसे अभी हमने वाटर की बात की कि वाटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी है जिनके पार्टिकल के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं होता, होता है ऐसा, ठीक, कुछ ऐसे भी है जिनके पार्टिकल के बीच में स्पेस बिल्कुल नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनके पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है, ऐसे मैटर भी है। जैसे अभी हमने बात की कि ये जो है कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, ये जो पार्टिकल है इनके बीच में ऐसा क्या है कि इन्होंने जो है इस मैटर को बनाया। ठीक है, तो इनके बीच में होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल इनके बीच में होता है जिससे ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम सॉलिड, अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो पार्टिकल है आपस में देखो कितने अच्छे से क्या है, जुड़े हुए हैं, यानी कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें पार्टिकल के बीच में स्पेस है, तो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें इन पार्टिकल के बीच में तो बहुत सारा स्पेस है। बहुत सारा स्पेस होने के बहुत सारा स्पेस होने का मतलब क्या है, कि बहुत सारा स्पेस होने का मतलब यही है कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो यही हम आगे पढ़ने वाले हैं कि व्हाट डिसाइड डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। कौन डिसाइड करता है कि मैटर की अलग अलग स्टेट होंगी। जैसे हमने कहा कि अलग अलग मैटर है हमारे पास, अलग अलग मैटर, जैसे कि एक एग्जांपल समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि हमने कहा एयर है, हमने कहा वाटर है, हमने कहा ये पेन है या चौक है या चौक है। अब क्या दिख रहा है कि एयर जो है वो कैसी स्टेट में है, ये गैसियस स्टेट में है। गैसियस स्टेट में
वाटर जो है, वाटर कैसी स्टेट में, कैसी अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है। और चॉक कैसे स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो एयर को हम गैस कह रहे हैं, वाटर को हम लिक्विड कह रहे हैं, और चॉक को हम सॉलिड कह रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? कौन डिसाइड कर रहा है कि ये जो मैटर है उसकी स्टेट क्या होगी? जैसे इस मार्कर की बात करें तो इस मार्कर को हम क्या कह रहे हैं कि ये सॉलिड है। इस वॉच की बात करें तो इस वॉच को हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है, सॉलिड है। आपके पास जो वाटर बॉटल है उसे हम क्या कह रहे हैं, सॉलिड है, लेकिन उसके अंदर का जो पानी है उसे कह रहे हैं लिक्विड। एयर को कह रहे हैं गैस। ये जो हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन का यूज हम करते हैं तो ऑक्सीजन को हम गैस कह रहे हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम गैस कह रहे हैं। कह रहे हैं गैस, बिल्कुल कह रहे हैं। मिल्क हमारे पास है, मिल्क को हम लिक्विड कह रहे हैं। ऑयल है, तेल है, ऑयल, ऑयल को भी क्या कह रहे हैं, लिक्विड कह रहे हैं। मिट्टी का तेल है, उसे भी हम लिक्विड कह रहे हैं। आपकी जो बुक्स हैं, आपके पास जो नोटबुक्स हैं, उन्हें हम सॉलिड कह रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? किसी को हम लिक्विड कह रहे हैं, किसी को हम सॉलिड कह रहे हैं, किसी को हम गैस कह रहे हैं। कौन डिसाइड करता है कि मैटर की स्टेट क्या होगी? जैसे इसकी स्टेट सॉलिड है, तो कौन डिसाइड कर रहा है कि ये सॉलिड है? कौन डिसाइड कर रहा है? इसके जो पार्टिकल्स है, ये जिन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, उनका अरेंजमेंट डिसाइड कर रहा है। जैसे आप आगे फ्यूचर में क्या बनेंगे, ये कौन डिसाइड कर रहा है? आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं वो डिसाइड करता है ना। आप आगे जाकर के क्या सब्जेक्ट चूज करते हैं, ये डिसाइड करता है कि आप आगे जाकर के क्या बनेंगे, है ना। अगर आप किसी अच्छी चीज, किसी भी चीज की तैयारी करते हैं, तो आप क्या बनेंगे वो तैयारी डिसाइड करती है। ऐसे होता है? होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। आज खाने में क्या बनेगा, ये क्या डिसाइड करता है? जो सब्जी कट रही है वो डिसाइड करेगी ना कि सब्जी क्या बनेगी। जो हम काट रहे हैं वही तो बनेगी, है ना। वैसे ही यहाँ पर पार्टिकल का जैसा अरेंजमेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि कौन सा मैटर बनेगा। अगर पार्टिकल के बीच में ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा स्पेस है, तो ये कैसा बनाएगा, एक गैसियस स्टेट वाले मैटर को बनाएगा। अगर पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस है, बहुत कम, ये कैसा बनाएगा, ये एक लिक्विड मैटर बनाएगा। अगर पार्टिकल के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो ये एक सॉलिड मैटर बनाएगा। या पार्टिकल के बीच में बहुत ज्यादा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये एक सॉलिड मैटर बनाएगा। पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये एक लिक्विड मैटर बनाएगा। पार्टिकल के बीच में बिल्कुल भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो ये एक गैसियस मैटर बनाएगा, है ना। तो ये पार्टिकल का अरेंजमेंट डिसाइड करेगा, जिसके लिए हमें पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। जहां से एक कैरेक्टरिस्टिक तो हम पढ़ चुके हैं कि पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, जिसे इंटर पार्टिकल स्पेस भी कहते हैं। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ा सा हमने एक आइडिया ले लिया है कि ये जो कैरेक्ट, जिससे पार्टिकल जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसे कहा जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं व्हाट डिसाइड डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। कौन डिसाइड करता है कि मैटर की स्टेट क्या होगी? अलग अलग स्टेट कौन कौन सी हैं, ये क्या होगी? चलिए, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मैटर आर हेल्ड टुगेदर थ्रू फोर्सेस विच आर अट्रैक्टिव इन नेचर। तो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये क्या होते हैं, एक साथ आते हैं, हेल्ड टुगेदर यानी कि एक साथ आते हैं। ठीक है, मिल करके मैटर बनाते हैं। तो मैटर कैसे बनाएंगे, मिल करके, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। देखो, या तो इन्हें इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बोलो या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल लो, तो जो आपको इजी लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप कह सकते हैं या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन आप कह सकते हैं, ज्यादा जो भी आपको सही लगता है। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ दीज अट्रैक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड द इंटर पार्टिकुलर डिस्टेंस। तो ये किस पर डिपेंड करता है? स्ट्रेंथ ऑफ दीज अट्रैक्शन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। दूसरा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस पर डिपेंड करता है ना। पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि स्पेस की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हम वाटर की बात करें तो इसके पार्टिकल के बीच में तो स्पेस है, लेकिन सॉलिड की बात करें तो इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस नहीं है। तो सॉलिड की इन जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होगी, और यहाँ पर लिक्विड की जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में काफी कम होगी। ठीक है, चलिए, इवन अ स्लाइट इंक्रीज इन द डिस्टेंस डिक्रीज द इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस ड्रास्टिकली। ठीक है, सॉरी, यानी कि अगर थोड़ा भी डिस्टेंस में
चेंज आता है, थोड़ा भी डिस्टेंस डिक्रीज या इंक्रीज होती है, तो उससे जो है एक ड्रास्टिक चेंज आता है। किस पर? पार्टिकल के बीच में। ठीक है, पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस हैं उन पर क्या होता है, एक ड्रास्टिक चेंज आता है। जैसे हम कहें कि यहाँ पर देखो पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत ही तो स्पेस है, लेकिन इस थोड़ा बहुत स्पेस की वजह से पार्टिकल के बीच की जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो कम हो जाती है। जैसे हम किसी सॉलिड की बात करें तो उसका जो पार्टिकल है उनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज्यादा कम होता है, यानी कि ना के बराबर स्पेस कम होता है। तो उनके बीच में जो फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो बहुत ज्यादा हाई होती हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड तो करता ही है, अगर थोड़ा बहुत भी डिस्टेंस में चेंज आ जाता है तो। चलिए, द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेज अल्टीमेटली डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। तो इन्हीं फोर्सेस की स्ट्रेंथ डिसाइड करती है किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को। अगर पार्टिकल आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस उनके बीच में है, यानी कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम है, तो वो बनाएंगे एक सॉलिड को। अगर पार्टिकल आपस में जुड़े हुए हैं, उनके बीच की अट्रैक्टिव फोर्सेस अच्छी हैं लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है, और उनके पार्टिकल के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस भी है, तो ये कैसे बनाती हैं? ये एक लिक्विड मैटर को बनाएंगे। और अगर पार्टिकल के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस ना के बराबर हैं और पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है, स्पेस है, वो बहुत ज्यादा है, तो ये मिलकर के एक गैसियस स्टेट बनाती है। ठीक है, तो कौन डिसाइड करता है? ये जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में लगने वाली जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, या इंटर पार्टिकल स्पेस है, यही सब डिसाइड करते हैं कि कौन सा मैटर बनेगा। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इतना। एक और एक्टिविटी यहाँ पर हमारे पास है, कलेक्ट अ फ्यू सॉलिड ऑब्जेक्ट, जैसे कि पीस ऑफ आयरन, आयरन का एक पीस, जैसे कि आयरन नेल हमने ले लिया यहाँ पर। ठीक है, एक रॉक सॉल्ट, एक पत्थर, लकड़ी का टुकड़ा, एक चाबी, और पीस ऑफ एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का कोई टुकड़ा आपने ले लिया इस प्रकार। ऑब्जर्व देयर शेप एंड साइज। अब आपको क्या करना है? इनके शेप और साइज को ऑब्जर्व करना है, जो कि आप यहाँ पर देख करके ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्राई हैमरिंग देम। अब आपको क्या करना है? इनको हैमरिंग करनी है, यानी कि इनको इन पर हथौड़े से मारना है। ठीक है, इनको हथौड़े से बीट करना है। तो आप क्या देखोगे? जो ये 6 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, अगर आप इन पर हथौड़े से बीट करते हो या हैमरिंग करते हो, तो आपको क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा? क्या ऑब्जर्वेशंस आपकी रहेंगी? इन विच ऑफ द अबव 6 ऑब्जेक्ट्स डू यू थिंक पार्टिकल आर स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर? तो जब आप इन्हें बीट करेंगे तो आप देखेंगे, तो आपको क्या लगता है कौन सा पार्टिकल जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है? क्या वो पत्थर है? हो सकता है पत्थर स्ट्रांग हो, है ना, या वो आयरन नेल है, या वो चाबी है, या एल्यूमिनियम है, या वो लकड़ी का टुकड़ा भी हो सकता है। चलिए, तो देखते हैं आपने क्या नोटिस किया। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, दे हैव अ डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे हैं? सॉलिड हैं। सॉलिड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनका एक डेफिनिट शेप और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। अब यहाँ से सॉलिड के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे हमने अभी बात की कि कौन सा मैटर का कौन सी स्टेट बनेगी, है ना, ये पार्टिकल, ये कौन डिसाइड करता है? ये पार्टिकल की अरेंजमेंट डिसाइड करती है, उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है वो डिसाइड करता है, या इन उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो डिसाइड करता है कि कौन सा मैटर बनेगा, सॉलिड बनेगा, लिक्विड बनेगा, या गैस बनेगा। ठीक है, अगर सॉलिड पार्टिकल बनते हैं तो सॉलिड का मतलब क्या है? अगर यानी कि सॉलिड स्टेट बनती है तो उनका एक डेफिनेट शेप होगा, एक डेफिनेट शेप होगा और डेफिनेट वॉल्यूम होगा, जैसे कि हमें इस मार्कर का भी दिख रहा है, डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर हम लिक्विड की बात करें, जैसे पानी है, तो पानी का कोई डेफिनेट शेप होता है क्या? शेप तो नहीं होता डेफिनेट, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट हो सकता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, शेप डेफिनेट नहीं होता। वैसे ही अगर हम गैसियस की बात करते हैं, किसी गैसियस स्टेट की बात करते हैं, तो क्या वहां पर डेफिनेट शेप या डेफिनेट वॉल्यूम होता है? नहीं, ना तो वहां पर शेप डेफिनेट है, ना ही वहां पर वॉल्यूम डेफिनेट होता है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे अभी। तो आपको क्या करना है, ये है आपका होमवर्क।
आपको नोट करना है कि कौन सा ये जो अलग अलग मैटर हमने लिए हैं या ये अलग अलग चीजें हमने लिए हैं, ऑब्जेक्ट्स हमने लिए हैं, इन पर हैमरिंग का क्या असर पड़ता है या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।